हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो इस वीडियो की शुरुआत अपने एक नए डिस्कशन से करते हैं, जो कि है हमारा डिस्कशन नंबर 8, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि एक नई वीडियो तो एक नया चैप्टर। तो देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टाइटल है, ये सबको देखते हैं। तो जैसे ये है हमारा कंटेंट, चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। मतलब इंसान कैसे इन्वायरमेंट पर या इन्वायरमेंट कैसे इंसान पर अपना प्रभाव डालता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ओके, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 8, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। मतलब क्या हुआ, एक वो जगह जहां पर एक नदी दूसरी किसी भी वाटर बॉडी में गिरती है उसको बोलेंगे हम रिवर का माउथ। जैसे अगर एक रिवर है वो सी में मिल रही है, या रिवर ओशन में मिल रही है, या रिवर किसी अनदर रिवर में मिल रही है, उसको हम बोलेंगे रिवर्स माउथ। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो इक्वेटर के बहुत पास है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। इस वजह से इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन से ही अमेजन जो नदी है वो फ्लो करती है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अमेजन रिवर कौन से ओशन में गिरती है। तो अमेजन रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में गिरती है, जो कि उसके ईस्ट में है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहली बात तो बेसिन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देख सकते हैं। अब देखिए ये रेड डॉट सा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, और ये जो नदी है ये कुछ हमारी अमेजन नदी है। ओके, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है, अब बेसिन का मतलब क्या होता है, देखिए ये वाली एक नदी आकर मिल रही है, ये जितनी भी नदियां आकर मिल रही हैं एक लंबी नदी से, तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं बेसिन। जो रिवर बह रही है, जो मेन रिवर है वो तो है, उसके आसपास का एरिया तो है ही, और जो सहायक नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो आसपास वाला एरिया होगा उन सबको मिलाकर हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो अमेजन बेसिन, अब आप लोग देख सकते हैं कि अमेजन नदी तो ये आ रही है ब्लू कलर की, कितनी सारी नदियां इसमें मिल रही हैं अमेजन में। तो ये एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे दुनिया में। अब देखिए अमेजन बेसिन, अमेजन जो नदी है वो यहाँ से चली और अटलांटिक ओशन ईस्ट में है और यहाँ पर जाकर गिर गई। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है द अमेजन रिवर बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज सीन हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या हुआ, जो अमेजन रिवर का बेसिन है वो इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर पर डायरेक्टली स्ट्रेच होता है, मतलब वहीं से ही अमेजन रिवर बहती है। तो इक्वेटर के पास है तो इक्वेटर पे तो बहुत गर्मी होती है, तो इस वजह से हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल भर। ओके, अब देखिए जब इक्वेटर के पास है तो बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। बारिश होगी तो वहां पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती। ओके, तो थर्ड लिखा हुआ है इसमें पॉइंट द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। अब आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, फोना मतलब होता है एनिमल्स। तो रेन फॉरेस्ट जो है वो फोना, रेन फॉरेस्ट में फोना बहुत ज्यादा है, मतलब एनिमल्स वहां पर बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं या एनाकोंडा होता है, एनाकोंडा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है,
और वो इतना बड़ा होता है कि वो एक क्रोकोडाइल को भी खा जाता है। तो जो एनाकोंडा है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रोमेलाइट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। तो ब्रोमेलाइट्स कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जो पानी को स्टोर करते हैं अपनी पत्तियों में। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग एग्स। अब जो फ्रॉग्स जो होते हैं वो ब्रोमेलाइट्स की लीव्स पर अंडे देते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जो रेन फॉरेस्ट के पीपल हैं वो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे एक जगह पर गए, वहां पर जितने भी पेड़ होंगे सब काट दिए, उसके बाद वहां पर अपनी कुछ प्रोडक्ट, या फिर इस तरह समझिए, एक जगह पर गए, वहां पर जो भी उन्हें मिला खाने पीने का वो खाया, उसके बाद वो सब काट दिया, जला दिया, और फिर अगली जगह चले गए, वहां पर जो कुछ था वो खाया, फिर वहां के पेड़ काट के उन्हें जला दिए। तो क्या हुआ, इतने में जो पहले वाला एरिया था उसमें थोड़ा बहुत कुछ उगना शुरू होगा, है ना। तो लेकिन अगर हम बार बार यही काम करते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यही काम वहां पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या हुआ, पेड़ों को काटा और जला दिया। पहले एक जगह पर गए, वहां पर जो भी था खाना पीने का वो खाया, जब खत्म हो गया वहां का तो वहां के पेड़ काट दिए, उन्हें जला दिया। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर स्टेपल फूड इज मैनियोक ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। जो उनका स्टेपल फूड है, मतलब बोला जाए तो मेन फूड है, वो मैनियोक है, जिसको हम कसावा भी बोलते हैं, जो कि जैसे पोटैटो होता है जमीन के अंदर, ये भी इसी तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है पीपल ऑफ रेन फॉर लिव इन हाउसेस कॉल्ड मेलोका विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। तो जो रेन फॉरेस्ट के लोग हैं वो मेलोका नाम के, मतलब मेलोका में रहते हैं। मेलोका क्या है, मतलब इनके घरों का नाम होता है मेलोका, जिनकी जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो बिल्कुल स्लैंटिंग होती है ताकि पानी ना भरे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन इज रीच्ड टू सच एन एक्सटेंट that when rain appears, the topsoil is washed away and lush green forests turn into a barren landscape. तो इस यहाँ पर क्या है कि रेन डिफॉरेस्टेशन इतना हो गया कि जब भी बारिश होती है तो टॉप सॉइल बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जो जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट थे पहले कभी, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बैरन लैंडस्केप में, मतलब कुछ भी नहीं रहा वहां पर, अब एज अ एक डेजर्ट बन जाएगा वो। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब क्या हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जिंदगी या लाइफ कैसी होगी। जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पर है या उसका लैटिट्यूड कितना है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमेजन रिवर बेसिन में कि जो ट्रॉपिकल रीजन था वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक था। वहीं सब ट्रॉपिकल रीजन होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लेस पीपल लिव्स इन माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मतलब क्या हुआ, बहुत कम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के माउंटेन्स में रहते हैं, मतलब पहाड़ों पर रहते हैं। ऑफकोर्स ये बात है ना, देखो पहाड़ों पर तो कम रहेंगे ही क्योंकि वहां पर लैंड नहीं है अब कुछ उगाने के लिए, या फिर वहां पर रोजगार कितने अच्छे साधन नहीं है। जैसे आजकल स्कीम चल रही है आत्मनिर्भर भारत, या आत्मनिर्भर बनना है हमें सबको, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्लेन्स के एरिया में आकर शिफ्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, द सॉइल इज फर्टाइल। तो जो प्लेन एरिया है वो सबसे अच्छा ह्यूमन हैबिटेशन के लिए या ह्यूमन को अपना घर बनाने के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर सॉइल भी फर्टाइल है। देखिए अगर सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर आराम से हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा फर्टाइल सॉइल में तो होता है।
और एग्रीकल्चर में वो लोग मेनली क्या उगाते हैं, पैडी जिसको हम लोग राइस बोलते हैं और वीट। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन। तो वेस्ट बंगाल और असम में टी उगाई जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन बिहार एंड असम सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो बिहार और असम में सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क को बनाया जाता है थ्रू सिल्क वॉर्म के कल्टीवेशन से। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सिल्क वॉर्म को तो दर्द होगा ना, बट ऐसा नहीं है। कैसे हम ये समझ सकते हैं, जैसे हमारे बाल कटते हैं तो हमें दर्द होता है, नहीं होता। इसी तरह से सिल्क वॉर्म का जब कल्टीवेशन पर सिल्क वॉर्म से सिल्क उतारी जाती है तो उनको भी दर्द नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज ग्रो अलोंग विथ टीक, साल एंड पीपल। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज मिलते हैं, जिस उसमें क्या क्या मिलता है साथ में, टीक, साल, पीपल, ये सब पेड़ों के नाम हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमेजन रिवर बेसिन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे थे, इसी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाता है, कौन सा डेल्टा होता है, सुंदरबन डेल्टा, जिसका नाम दिया जाता है सुंदरबन डेल्टा। वो किससे कवर है, वो पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। कैसे समझते हैं, देखिए ये हमारी कुछ उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलकर गंगा आ रही है, जिसको हम लोग गैंजेस भी बोलते हैं, ये कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और इधर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहाँ से कुछ चाइना से या हो सकता है तिब्बत से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो इसमें चंबल नदी मिल रही है, बेतवा मिल रही है, यमुना मिल रही है, गोमती, घाघरा, गंडक। इधर ब्रह्मपुत्र में सुभानसिरी, लोहित, मेघना, पद्मा, ये सब नदियां मिल रही हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को बोलेंगे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। मतलब क्या हुआ, गंगा के आसपास का एरिया तो है ही, और जो इसके सहायक नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास का एरिया को भी मिलाकर हम लोग उसका बेसिन बोलते हैं। तो ऐसी गंगा का बेसिन है और ऐसी ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, दोनों को मिलाकर हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बोल देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गंगा ये आ रही है और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आकर कुछ मिल गई दोनों, और दोनों फिर पद्मा के नाम से आगे चली। ओके, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ ऑफ गैंगेस या गैंजेस, मतलब क्या हुआ, गंगा यहाँ पर आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि जब एक रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। इसी तरह से जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं तो उसको बोलेंगे माउथ ऑफ गैंजेस। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस फॉरेस्ट लाइक पाइन, देवदार एंड फिर आर सीन। तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉनिफेरस कैसे होते हैं, जो देखिए नाम समझ आ रहा है, कॉनी मतलब कोन के शेप के हैं, ताकि जो उत्तराखंड में भी हमारी बर्फ पड़ती है, सिक्किम में बर्फ पड़ रही है, तो जो बर्फ पड़ती है तो सारा जो भी बोले तो बर्फ है वो सारी पेड़ों के मतलब पत्तियों के माध्यम से सारी नीचे गिर जाए, उनके ऊपर टिकी ना रहे। अगर टिकी रहेगी तो उनपे वेट होगा तो वो अपने आप टूट जाएंगी। इस वजह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर। बोलते ना, देखो प्रकृति की सुंदरता है ये, हमने थोड़ा लगाए हैं वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वो अपने आप हो गए। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा वो वैसे वहां पर वैसे फॉरेस्ट अपने आप जन्म ले लेते हैं। तो इसी तरह से वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट ने जन्म लिया, क्योंकि वहां पर पता है कि बर्फ पड़ेगी तो हमारे ऊपर वेट आ जाएगा, हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट हुए, जैसे पाइन, देवदार, फिर ये कुछ पेड़ों के नाम है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हॉर्न्ड राइनोसरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो
एक सींग वाला जो राइनोसरस होता है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेराइटीज ऑफ फिश। तो फिश के 3 वेराइटी होती हैं, रोहू, कटला और हिल्सा। ओके, अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड सूसू ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो पानी है उसमें एक डॉल्फिन जिसका नाम सूसू है वो मिलती है। इसको हम लोग ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। जो सूसू की प्रेजेंस है वो क्या दर्शाती है कि रिवर का जो पानी है उसकी हेल्थ कैसी है, मतलब क्या पानी गंदा है, क्या पानी अच्छा है, ये सब चीज। फिर लिखा हुआ है द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीशीज। तो इंडस्ट्री से ऐसे ही जो वेस्ट होता है वो चला जाता है, शहरों से जो कूड़ा करकट होता है वो सारा गिर जाता है और केमिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस वजह से इनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर, इसका नाम ब्लाइंड डॉल्फिन कैसे पड़ा। पहले ये अंधी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज्यादा आने लगा कि इसको जो है अपना खाना ढूंढने के लिए अपना खाना नहीं ढूंढ पाती थी ये। तो अपने आप को इसने इस तरह से चेंज करा कि अब ये वाइब्रेशन से समझ पाती है कि अगर कोई जानवर इसके आसपास से जा रहा है या थोड़ा दूर भी है तो उसकी वाइब्रेशन से, उसकी हड़बड़ाहट से ये समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ है जिसको ये पकड़कर खा सकती है। तो धीरे धीरे इसने अपने अंदर चेंजेस लेके आई है और अब आज फाइनली अगर आज में देखा जाए तो ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी है, क्योंकि इसको जब कुछ दिखा नहीं तो इसने अपने अंदर चेंजेस लाए और अब वो चेंजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसने अपनी आंखें खो दी कि अब मुझे करना ही क्या है आंखें से, है ना। मैं तो केवल वाइब्रेशंस को फील करके ही बता सकती हूँ कि यहाँ पर कोई जानवर है या जो भी चीज मुझे खानी है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी वेस्ट है या जो भी केमिकल्स हो रहे हैं उसको ट्रीट करा जाए, पहले हटा दिया जाए, ताकि ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स वगैरह हो गई या जो भी डॉल्फिन्स हैं उनका वो ज्यादा ना मरे। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइज।